वेलकम बैक टू हेल गार्डन। यह BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 141। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसमें हम शुरुआत में जानने वाले हैं एल्डर सीड की क्वालिफिकेशंस के बारे में, और क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट 3000 बर्निंग फ्लेम है तो फिर उसे पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 में आना पड़ेगा। आज जियान उसी की प्लानिंग करने जा रहा है। भले आइस रिवर वैली की मुसीबत हाल फिलहाल खत्म हो गई हो, लेकिन मामला ज्यादा समय तक शांत कैसे रह सकता है। इस वजह से हम एंड में देखने वाले हैं साओ क्लैन को। वेल जियान और उन लोगों के बीच में क्या पंगे होने वाले हैं ये हमें फ्यूचर स्टोरी बताने वाली है। चलो फटाफट से पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। सीन ये था कि जैसे वो कमांडर लिंकॉन देखता है कि जियान जूनियर को हक कर रहा है, उसकी जेलसी उसके सर पे चढ़ जाती है। इससे पहले बाकी के एल्डर्स उसे रोक पाते, वो सबको दिखा देता है ब्लड जीड टोकन। वेल एक्चुअली में गू क्लैन में इसकी काफी वैल्यू होती है, क्योंकि ये ब्लड टोकन रिप्रेजेंट करता है एल्डर काउंसिल को। लिंकॉन को लग रहा होता है कि वो जियान को आराम से पकड़ के गू क्लैन में ले जाएगा। बस यहीं पे हो जाती है उससे सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जियान भी एग्जैक्टली यही चाहता था। जूनियर जियान से पहले ही बोल देती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे संभालो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगी। फिर क्या हो जाती है फाइट शुरुआत से लिंकॉन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करता है। वहीं पे जियान ने बस यूज किया था स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का पहला चेंज। लिंकॉन ने चाहे कितनी भी टेक्निक्स का यूज कर लिया हो, लेकिन जियान उसकी देकुटाई करता रहता है। एंड में जाके उस कमांडर लिंकॉन ने एक ऐसी टेक्निक का यूज किया था जिसका उसकी बॉडी पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो इसकी परवाह न करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। बट जब टियानशी जैसा दोजोंग लेवल का पीक एक्सपर्ट जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो फिर एक कल का बच्चा क्या ही करता। फिर क्या जियान लाते और घूसों से बात करने लगा था। एंड में जाके लिंकॉन की गर्दन होती है जियान के हाथ में। जियान उसे मेंढक की तरह पकड़ के पूछता है, क्या हुआ कमांडर लिंकॉन, कहाँ गया तुम्हारा वो सुपीरियर एटीट्यूड। लेकिन तब लिंकॉन की कुछ बोलने की हालत नहीं बची हुई थी। एंड में जाके लिंकॉन को कचड़े की तरह फेंक दिया गया था। इसके बाद जूनर भी लेती यहाँ से विदाई। फिर जियान, शिंगलेन और येजोंग के बीच में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे काफी डिस्कशन के बाद जियान पूछता है, आपके लिए पिल टावर में एल्डर सीट हासिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जियान के इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल यही था कि वो पूरी तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए तैयार था। इस समय येजोंग और शिंगलियन के चेहरे को जॉय ने कवर करके रखा था। धीरे धीरे करके उनके एक्साइटेड इमोशन शांत होते हैं। पिछले कुछ समय में जियान ने जिस तरीके के कारनामे करके दिखाए हैं, अब पूरी क्लैन क्या पूरी सिटी में कोई ऐसा बचा नहीं था जो जियान की एबिलिटी पे बिल्कुल डाउट करता हो। येजोंग अपना हाथ रब करके बोलते हैं, मिस्टर शाओ, पिल टावर के एल्डर सीट में एंटर करना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स की बात हो रही है। एटलीस्ट अभी हमारी क्लैन की वो कंडीशन नहीं है कि हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। वो साय करके आगे बोलते हैं, पिल रीजन में 5 ग्रेट क्लैंस हैं। ये 5 ग्रेट क्लैंस काफी समय से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। काफी समय पहले सारे क्लैन हेड्स जिन्होंने अपने क्लैंस को स्टेबलाइज किया है, वो पिल टावर के कोर मेंबर्स थे। रूल्स के मुताबिक जब तक ये 5 क्लैंस कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, इन्हें पिल टावर के एल्डर सीट्स को ऑक्यूपाई करने का मौका मिलेगा। इन 5 ग्रेट क्लैंस की फोर्सेस बहुत बड़ी बड़ी हैं। साथ में जब इनके पीछे पिल टावर जैसे ह्यूज फैक्शन का नाम लग जाता है, तो ये पूरे पिल रीजन में बिना किसी दिक्कत के घूम सकते हैं। इवन आइस रिवर वैली जैसा फैक्शन भी इनसे कर्टियस वेव करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ई क्लैन अभी इस लिस्ट में नहीं है। यहाँ तक बोलते बोलते येजोंग का चेहरा डार्क हो गया था। वो कहते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद पिल टावर इन 5 ग्रेट क्लैंस का असेसमेंट करता है। जो इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं, उन्हीं के पास एल्डर सीट बची हुई रह जाती है। जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो पूछते हैं किस तरीके का असेसमेंट। येजोंग शिंगलेन की तरफ देख के साय करते हैं। वो कहते हैं पिल टावर यंग जनरेशन को ग्रूम करने में बहुत एफर्ट लगाता है। नेचुरली इस असेसमेंट के टारगेट होते हैं यंगर जनरेशन के मेंबर्स। हर एक जनरेशन के साथ हमारे ई क्लैन की क्वालिटी डिक्लाइन होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारा पिल रिफाइनिंग टैलेंट मेल्ट होता जा रहा है। अब तो कई बाहरी एल्केमिस्ट भी हमसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारी इस बार की यंगर जनरेशन में शिंगलेन एक अच्छी एल्केमिस्ट कंसिडर करी जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी लेवल 5 पे ही पहुंची है। जब शिंगलेन नोटिस करती है कि येजोंग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो शिंगलेन के चेहरे पे अशेम्ड एक्सप्रेशन आ गया था। असेसमेंट के इस टेस्ट के दौरान 5 ग्रेट क्लैंस के टॉप यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये टेस्ट को पास कर पाते हैं तो फिर उनके क्लैन के पास सीट बची रहेगी, लेकिन कहीं वो इसमें फेल हो गए तो फिर मामला थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। येजोंग के चेहरे पे एक बिटर एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहते हैं हमारी क्लैन ने ऑलरेडी इस टेस्ट को 2 बार फेल कर दिया है। अगर तीसरी बार भी हम इस टेस्ट को क्रॉस नहीं कर पाते तो सिर्फ हमारी एल्डर सीट की क्वालिफिकेशन ही नहीं जाएंगी, बल्कि हम 5 ग्रेट क्लैंस में से भी एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 ग्रेट क्लैंस में एंटर करने का मतलब है कि तुम पिल टावर के अपर एशेलॉन्स बन सकते हो। इस वजह से कई फैक्शंस अपनी बेटियों जैसी नजरें हमारे ऊपर गड़ाए हुए हैं। जैसे ही हमारा क्लैन 5 ग्रेट क्लैंस में से एलिमिनेट होता है, ये सभी हमें डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है, क्या टेस्ट सच में इतना हार्श है। येजोंग नोट करके रिप्लाई करते हैं, अगर कोई पिल टावर के इस टेस्ट में एंटर भी करना चाहता है, तब भी इसकी लोएस्ट क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसे 60 ईयर का एल्केमिस्ट होना चाहिए, और जो लेवल 7 तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए इस टेस्ट को क्रॉस करना डिफिकल्ट है। जियान नोट करके कहता है, टियर 7 ये कुछ बहुत ज्यादा हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। येजोंग कड़वा
घबराहट से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को प्रैक्टिस करते करते इतनी सालें हो गई हैं, तब मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाया हूँ। ऑफ कोर्स मिस्टर जियान के टैलेंट के हिसाब से बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन मेरी ई क्लैन की यंगर जनरेशन में कौन सा ऐसा एल्केमिस्ट है जो इतनी कम एज में यहाँ तक पहुंच पाएगा। और तो जो ई क्लैन के लिए सबसे खराब बात है वो ये है कि हम ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुके हैं। अगर हम इस बार टॉप 3 में नहीं आ पाते हैं तो फिर पिल टावर का ये असेसमेंट फेल कंसिडर किया जाएगा। जियान स्टार्टर्ड हो जाता है, वो कहता है टॉप 3 ईजोंग साय करते हैं। वो कहते हैं बाकी ये 4 क्लैंस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इन क्लैंस में यंग टैलेंटेड एल्केमिस्ट की कमी नहीं है। हालांकि ऐसे कम चांसेस हैं कि वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने एलिट्स को भेजेंगे, फिर भी भले ही हमारे पास टियर 7 का यंग एल्केमिस्ट हो, हमारे लिए टॉप 3 में आना बहुत मुश्किल होगा। ये क्लैन की इतनी मेजरेबल कंडीशन हो गई है, इस बारे में जान के जियान अपना सिर हिलाता है, क्योंकि बाकी के चारों ग्रेट क्लैंस को इस टेस्ट को पास करने के लिए अपने एलिट्स को भेजने की भी जरूरत नहीं है। वहीं पर ये क्लैन की ऐसी हालत है कि वो अपनी एडी चोटी का दम लगा के भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, जबकि ये पांचों ही ग्रेट क्लैंस हैं। बट सी क्लैन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही मिजरेबल है। जियान के एक्सप्रेशन को देख के यीजोंग समझ गए थे कि वो क्या सोच रहा है। उनका ओल्ड चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। ई क्लैन जो कि एक समय पे इतना रिनाउंड था, आज इस जनरेशन तक वो इतना डिक्लाइन हो गया है। सच में ई क्लैन की अंडरवर्ल्ड में बहुत थूथू हो गई है। खैर क्योंकि ई क्लैन ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, जियान यीजोंग की नाजुक दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियान पूछता है, इस टेस्ट के मामले को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन क्या इस असेसमेंट टेस्ट में कोई आउटसाइडर पार्टिसिपेट कर सकता है? यीजोंग नो बोल के अपना सिर हिलाते हैं, बट इससे पहले जियान कुछ आगे बोल पाता वो फटाक से आगे ऐड करके बोलते हैं, हमें इस मामले को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा, लेकिन इसके लिए मिस्टर जियान को थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। ये सुन के जियान हो जाता है स्टंड। वो अपनी आईब्राउज को नेट करके बोलते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? यीजोंग साइड में खड़ी शेंगलियन को देखते हैं। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद बोलते हैं, जब हम आपको पिल टावर से इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तब हम उनसे ये कह सकते हैं कि मिस्टर जियान हमारे ई क्लैन के सन इन लॉ हैं। इस सॉल्यूशन को सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो एक सोलम आवाज में डिमांड करते हुए बोलता है, क्या ये आइडिया कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं है? चलो क्योंकि मैं एक मेल हूँ तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन फ्यूचर में शेंगलियन दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करेगी? यीजोंग कहते हैं, मिस्टर जियान आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम बस आपको इस तरीके से फॉर्मली बुलाएंगे, आपसे कोई भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोलेगा। वो साय करके बोलते हैं, हमारी ई क्लैन की सिचुएशन ऑलरेडी लाइफ और डेथ पे आ गई है। ई क्लैन के सभी मेंबर्स इस लास्ट गैम्बल को लेने के लिए तैयार हैं, आखिर इस प्राइस को हमें पे करना ही होगा। जियान की आईब्राउज और भी निट हो गई थी। एक मोमेंट के बाद जियान कहता है, मैं इस तरीके से तुम्हारे ई क्लैन को रिप्रेजेंट करूंगा। यीजोंग नोट करते हैं। वो सिंसियर आवाज में कहते हैं, जब तक हमारा ई क्लैन इस टेस्ट को पास कर लेता है हमें वो एल्डर सीट वापस मिल जाएगी। ऐसा होने से हमें डेवलप होने का टाइम मिलेगा। एक बार ये टेस्ट पास हो जाता है तो फ्यूचर में मिस्टर जियान को ई क्लैन के मामलों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। जब जियान यीजोंग का वो चेहरा देखता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर जियान ने कुछ गलत बोला तो यीजोंग यहीं पर रोना शुरू कर देंगे। जियान बहुत हेल्पलेस फील करता है। लगता है ये ओल्ड फेलो बिल्कुल अपने डेड एंड पे आ गया है। अगर जियान इस ऑफर को रिजेक्ट करता है तो लगता है ये क्लैन इस बार पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा। फ्यूचर में ये क्लैन बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाएगा। और तो जैसे इनके ऊपर से पिल टावर की प्रोटेक्शन हटेगी, इनके दुश्मन एकदम फियरलेस हो जाएंगे। बहुत जल्दी ये क्लैन पूरी तरीके से फिनिश भी हो सकता है। जब जियान के दिमाग में ये सभी विचार चल रहे होते हैं तभी साइड में खड़ी शेंगलियन जियान के सामने आके नेल्ट हो जाती है। वो अपनी घुटने टेक के डेसोलेट आवाज में कहती है, बिग ब्रदर जियान प्लीज हमारे ई क्लैन की एक बार हेल्प कर दो। जब तक ई क्लैन सही रहता है शेंगलियन आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शेंगलियन को इस तरीके से नेल्ट होते हुए देख जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो अपने हाथ को वेव करता है जिससे एक जेंटल फोर्स शेंगलियन को ऊपर उठा देती है, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही स्टबर्न थी। जियान ने जस्ट इसे खड़ा किया था, ये दोबारा से नेल्ट करना शुरू कर देती है। इस सीन को देख के साइड में खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर अपना सिर हिलाती है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के शेंगलियन को रोक लेती है। शाओशियान शेंगलियन की लाल आंखों को देख के बोलती है, ऐसी बात तो है नहीं कि तुम जियान के कैरेक्टर को नहीं जानती हो। वो ऐसा तो है नहीं कि प्रॉमिस करके अपने हाथ धो के यहाँ से चुपचाप निकल जाए। अगर तुम इस तरीके से लगातार नील करती रहती हो तो तुम बस उसे और भी इरिटेट कर रही हो। जियान भी साय करता है। उसकी आंखें जाती हैं यीजोंग की तरफ, जिनके चेहरे पे भी प्लीडिंग एक्सप्रेशन था। वो एक डीप आवाज में कहता है, ठीक है जैसा आप कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आप इस सन इन लॉ वाली टैक्टिक को यूज करके मुझे ई क्लैन में रोकने की कोशिश मत करना। अगर आपने सच में इस छोटी सी स्कीम को मेरे साथ खेला तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि ई क्लैन के साथ मेरा कोई रिश्ता है। जैसे जियान की हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है, यीजोंग के चेहरे को एक्साइटमेंट ने कवर कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंधकार में एक रोशनी की किरण मिल गई हो। वो कहते हैं, मिस्टर जियान आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यीजोंग कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पावर के लिए इतना नीचे गिर जाए। लिटिल फेई डॉक्टर भी इस कंफर्मेशन को सुन के रिलीफ फील करती है। उसका ध्यान अचानक से शिफ्ट होता है शेंगलियन के ऊपर। अभी शेंगलियन का चेहरा थोड़ा सा अननेचुरल हो गया था। ये देख के शाओशियान हो जाती है स्टार्टल्ड। वो कहती है, यहाँ पे सन इन लॉ की बात हो रही है, क्या फीमेल पार्टी तुम हो सच में? ये सुन के जियान की बॉडी भी स्टेफ हो गई थी। उसकी सरप्राइज से भरी आंखें साइड में घूमती हैं। उसे दिखाई देती है शेंगलियन जिसका चेहरा एकदम लाल हो रखा था। वो भी एम्ब्रेसमेंट के साथ
साथ हंसते हुए बोलता है, ये ओल्ड फेलो इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। शिंगलियन अपने चेहरे पे एक जबरदस्ती वाली स्माइल को लाती है। वो सॉफ्ट आवाज में रिप्लाई करती है, बिग ब्रदर जियान आप बिल्कुल चिंता मत करो। ग्रैंडफादर ने ये बात एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से बोली है। मुझे पता है कि आप बिग ब्रदर जियान इस दूसरी कॉन्टिनेंट के टॉप पे पहुंचोगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं शिंगलियन अपनी लिमिट्स को नहीं जानती हूँ। साइड में खड़ी शाओशियान इस लड़की को लगातार देखती रहती है। शिंगलियन का चेहरा और भी टमाटर की तरह लाल होता जा रहा था। शाओशियान जियान की तरफ घूरती है। ये लड़का सच में बहुत हर्टफुल वर्ड्स को बोलता है। जियान थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया था। अगर शिंगलियन ने उसे 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में नहीं बताया होता तो जियान न जाने कहाँ पे अपना सर फोड़ रहा होता। और तो और पिल रीजन में आने के बाद शिंगलियन लगातार जियान को फॉलो कर रही थी। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने वो सब कुछ किया जिससे जियान उसे एक फ्रेंड की तरह देखे, वरना जियान को सीफी क्लैन की क्या चिंता थी। जियान भी अंदर से कड़वाहट को फील करता है। उसकी रूथलेस नजरें जाती हैं यीजोंग की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे जियान अपनी नजरों से यीजोंग के 4 टुकड़े कर देगा। वो कहता है, ये मैटर मैं एल्डर यीजोंग के ऊपर छोड़ता हूँ। जियान आपके साथ कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करेगा। यीजोंग के चेहरे पे भी फोर्सफुल स्माइल आती है। वो जियान को और भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वो कहते हैं, इस बार का टेस्ट 2 महीने के बाद होने वाला है, इस वजह से हमें 2 महीने बाद होली पिल सिटी के लिए लीव करना होगा। इन 2 महीनों में मिस्टर जियान को अगर किसी भी तरीके के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये क्लैन में आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी। ये सुन के जियान कहता है, सिर्फ 2 महीने, ये समय कुछ कम नहीं है। ये जोंग के चेहरे पे आ जाती हेल्पलेस स्माइल। वो नॉड करते हैं। अगर उनके पास टाइम की कमी नहीं होती तो क्या वो एक यंगर जनरेशन से भी भीख मांग रहे होते। भले इस यंगर जनरेशन की पिल रिफाइनमेंट स्किल्स उनसे कम नहीं है। सिचुएशन को समझ के जियान भी नॉड ही कर सकता था। वो कहता है, ठीक है 2 महीने। कोइंसिडेंटली जियान भी पिल टावर को लेके काफी क्यूरियस था। आफ्टर ऑल पिल टावर सारे एल्केमिस्ट के लिए होली ग्राउंड है। जब जियान और किसी ऑब्जेक्शन को नहीं उठाता है तो यीजोंग रिलीफ फील करते हैं। जियान के साथ पिल गैदरिंग की कुछ और बातों को डिस्कस करने के बाद यीजोंग लाल आंखों वाली शिंगलियन को लेके चले गए थे। जियान की आंखें देखती जाते हुए यीजोंग और शिंगलियन को अभी उसकी आंखों में एंटिसिपेशन भी दिखने लगी थी। ये होली पिल सिटी, आखिर लेजेंडरी एल्केमिस्ट का ये होली ग्राउंड कितना ग्रैंड होगा। यीजोंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद जियान को अब टाइम काफी कम लगने लगा था। इन 2 महीनों में जियान को अपना पूरा एफर्ट लगा के अपनी रिफाइनिंग स्किल्स को अपग्रेड करना था। एट द एंड वो कंपटीशन में उन एल्केमिस्ट को फेस कर रहा होगा जो कॉन्टिनेंट के अलग अलग एरिया के टॉप यंगर जनरेशन के एल्केमिस्ट हैं। इस तरीके का कंपटीशन ऑर्डिनरी बैटल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे फाइट दूसरे लेवल पे होती है। नॉर्मल फाइट्स में तो अपनी दुखी को बस झोंकना होता है, लेकिन एल्केमी के कंपटीशन में नेक्स्ट लेवल की कंट्रोल की जरूरत होती है। आफ्टर ऑल पिल रिफाइनिंग अंधाधुंध फाइट की तरह नहीं है। इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए दिमाग को हमेशा काम रखना होता है। कलरन में सिचुएशन चाहे कैसी हो, लेकिन तुम्हें अपनी एनर्जी को एकदम प्रिसाइसली कंट्रोल करना है। मेडिसिनल रिफाइनिंग क्यों डिफिकल्ट है, इसका दूसरा रीजन ये है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में सीधा पैसे उड़ाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कितने चाहिए होंगे, इसका अमाउंट हर एक एल्केमिस्ट के लिए अलग होता है। एल्केमिस्ट का टैलेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक्चुअल पिल रिफाइनिंग प्रैक्टिस सबसे जरूरी होती है। और अगर कोई मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करना चाहता है तो उसके पास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। जियान के लेवल पे उसे जिस लेवल की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है उन्हें ढूंढने में ही सालों लग सकते हैं। अगर जियान के पास किसी अच्छे फैक्शन का सपोर्ट न हो तो फिर कंजूसी की वजह से वो प्रैक्टिस भी न कर पाए। अच्छी बात यह है कि भले ईक्लेन डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन उनका जड़ी बूटियों का भंडार बढ़ता जा रहा है। और तो और इनकी सारी उम्मीदें लगी होती हैं जियान के ऊपर। जियान की रिक्वेस्ट चाहे कैसी भी हो, उसे फुलफिल करना उनका फर्ज था। इस वजह से यीजोंग के ऑर्डर के बाद जियान के सामने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की टाल लग गई थी, क्योंकि अगर यीजोंग अभी भी स्ट्रिंजी बिहेव करते तो वे सच में ईक्लेन फिनिश होने की कगार पे आ गया है। क्योंकि ईक्लेन अपनी पूरी ताकत लगा के जियान को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर जियान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ जरूरत होती है मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करने की। चाहे वो रिफाइनमेंट फेलियर हो या फिर सक्सेसफुल, एटलीस्ट जियान का एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। इस तरीके का एक्सपीरियंस एक एल्केमिस्ट के लिए यूनिक ट्रेजर है। जैसे जैसे अनुभव इकट्ठा होता जाएगा, ये काफी जल्दी एक बड़े बदलाव को लाने वाला है। दूसरी कॉन्टिनेंट के जो भी ग्रैंड मास्टर लेवल के एल्केमिस्ट थे, वो अपनी चीजों के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया करते थे। वो सभी बिना किसी एक्सेप्शन के अपने रिफाइनिंग एक्सपीरियंस पे फोकस किया करते थे, जिससे कोई नॉर्मल इंसान उन्हें मैच नहीं कर सकता। एल्केमी वर्ल्ड में भले ही टैलेंट वैल्यूएबल हो, लेकिन एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इतने सालों में भले ही जियान कितना भी बिजी रहा हो, लेकिन उसने पिल्स को रिफाइन करना कोई बंद नहीं किया। और तो जितने पिल फॉर्मुलेस मास्टर याओलाओ ने जियान के लिए छोड़े थे, इससे जियान के लिए एक स्मूथ रोड बन गई है। इतने बड़े खजाने की वजह से जियान और एल्केमिस्ट से काफी आगे बढ़ गया है। ऑफ कोर्स जियान ये जानता था कि पूरी दूसरी कॉन्टिनेंट में वही एक ऐसा एल्केमिस्ट नहीं है जो ऐसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट को पोजेस करता हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्टार्ट जियान से भी अच्छा होगा। पिल गैदरिंग में उन्हें सरपास करना आखिर आसान कैसे हो सकता है। इस वजह से जो बचे हुए 2 महीने रह गए हैं, इनमें जियान जितना ज्यादा एफर्ट लगा लेता है उसके लिए इतना ही बेनिफिशियल होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखा जाता है एक बड़ा सा चैम्बर। इस चैम्बर में से हाई टेम्परेचर
लगातार बाहर आ रहा था। इस वजह से ये चैम्बर बन जाता है एक ओवन के जैसा। इसकी खिड़कियों में से गर्म हवाएं लगातार रिलीज होती हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पे 10 मिनट के लिए भी रहता है तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि वो गर्मी की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाए। ये सीक्रेट चैम्बर एक तरीके की लाल रंग की रॉक से बना हुआ था। इस तरीके के पत्थर को बोला जाता है मैग्मा रॉक। ये वोल्केनो को अंदर से ऑब्टेन किया जाता है। इसका मटेरियल सिर्फ हार्ड ही नहीं होता बल्कि हीट को भी रोक के रखता है। इसी वजह से अच्छे फैक्शंस इसे रिफाइनमेंट के रूम्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके इफेक्ट्स बहुत ही स्पेक्टेकुलर होते हैं। वेल अगर हम एग्जैक्टली देखें तो इस पूरे के पूरे चैम्बर में कहीं गैप दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस मैग्मा रॉक की बॉल को बना के उसे उल्टा कर दिया है। इस समय चेम्बर के अंदर जेट बॉक्सेस की कमी नहीं थी। ये टमाटर की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। इनमें से एक डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस बाहर आती है। जब ये फ्रेग्रेंस उस हॉट टेम्परेचर से कांटेक्ट करती है तो फिर इसकी इंटेंसिटी और भी डेंस हो जाती है। चेम्बर के मिडिल में होता है एक रॉक प्लेटफॉर्म। स्टोन प्लेटफॉर्म पर भी बैठा हुआ था एक पतला सा फिगर। इसके सामने क्रिम्सन मेडिसिनल कल्डरन सस्पेंडेड था। कल्डरन के अंदर जल रही होती है जेड ग्रीन फ्लेम। इस कल्डरन के अंदर से निकल रही हीट ने इस पूरे चैम्बर को ओवन बना दिया था। ऑफ कोर्स जो इंसान बैठा हुआ होता है वो जियान ही था। अभी जियान जोर लगा के हमेशा प्रैक्टिस करे जा रहा था। जब से उसे ऐसा लगा है कि उसके पास टाइम कम है तब से उसने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जैसे ही जियान को फ्री टाइम मिलता था वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने चला आता था। हालांकि ये पूरी प्रोसेस काफी टायरिंग और बकवास सी है लेकिन ये 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने क्या ही है। मेडिसिनल कल्डरन के अंदर फ्लेम और भी फियर्स तरीके से बर्न होने लगती है। जैसे जैसे फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ रही थी हम कल्डरन के अंदर एक हल्की सी एम्ब्रियोनिक पिल को भी देख सकते हैं। इसमें से फेंट पिल फ्रेग्रेंस डिफ्यूज हो रही थी। फ्लेम की गर्लिंग की वजह से वो एम्ब्रियोनिक फ्लेम एकदम राउंड हो जाती है। करीब 1 घंटे के बाद जियान खोलता है अपनी आंखें। एक फ्लिक के साथ ही खुल गया था कल्डरन का कैप। साथ ही में जियान के हाथ पे आके फ्लोट करने लगती है एक ब्राइट ग्लो वाली पिल। और एग्जैक्टली इसका रंग ग्रीन था। जिस चीज ने जियान के हाथ में लैंड किया था वो एक थंब के साइज की पिल थी। ऑल्दो इस पिल का साइज काफी स्मॉल लग रहा है लेकिन ये आउटसाइड सभी के लालच को जगाने के लिए काफी है। इस मेडिसिनल पिल का नाम होता है इंस्टेंट चीफिल। ये एक डिप्लीशन टाइप की मेडिसिनल पिल थी। खैर जैसे तैसे करके टियर 7 लो ग्रेड तक पहुंच गई थी। जो भी इसे कंज्यूम करता है वो काफी कम टाइम में अपनी दुखी को रिकवर कर सकता है। और तो और अगर कोई डोजोंग इसे कंज्यूम करता है तो उसके लिए काफी इफेक्टिव होगी। बैटल में जब दोनों ही पार्टीज की दुखी एग्जॉस्ट हो जाती है तो इसे कंज्यूम करने से काफी शॉर्ट टाइम में दुखी को रिकवर किया जा सकता है। भले ही दुखी पूरी तरीके से रिकवर नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज भी फाइट को जीतने के लिए काफी है। इससे पूरी की पूरी सिचुएशन ही घूम सकती है। इस वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इसे पहले ही प्रिपेयर करके रखते थे। हाउएवर इस तरीके की मेडिसिनल पिल काफी एक्सपेंसिव होती है। जो सच में वेल्दी नहीं है वो इसे रैंडमली कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिया ने इस इंस्टेंट चीप पिल को पहले रिफाइन नहीं किया है। इसका एक रीजन ये होता है कि एक हाई टियर की पिल है और दूसरा रीजन ये होता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए जिन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होते हैं। आखिर इसे चने की तरह कौन चबा सकता है। जियान अपनी स्टोर रिंग से निकालता है एक जेड बोतल जिसके बाद ये इंस्टेंट चीप पिल रख दी गई थी उस बोतल के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो सिमिलर क्वालिटी की 10 और इंस्टेंट चीप पिल उस जेड बोतल के अंदर भी मौजूद है। जियान ने पिछले 20 दिनों में इन्हें हार्वेस्ट किया है। पिछले आधे महीने से जियान इस चेम्बर से बाहर अपना कदम नहीं रखा था। जब भी उसके सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाते थे कोई न कोई इनकी पर्सनली डिलीवरी करने यहाँ पे आ जाया करता था। उसका पूरा फोकस होता है पिल रिफाइनिंग पे। जब जियान इस तरीके के खाने पीने की न चिंता करके पिल रिफाइनिंग की प्रैक्टिस करता रहता है तो ये नेचुरल बात है कि उसे बेनिफिट होंगे। उसने कई टियर 7 लो ग्रेड की पिल की सक्सेसफुल रिफाइनिंग कर ली थी। एक बार तो जियान टियर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल को भी रिफाइन कर चुका है। ऐसी क्रेजी पिल रिफाइनमेंट के बाद जियान ये समझ पा रहा था कि उसकी मेडिसिनल रिफाइनमेंट किस तरीके से ग्रो हुई है। ऑफ कोर्स जियान के पिल रिफाइनिंग टैलेंट की तो मास्टर यालो भी तारीफ करते थे। यालो को कैप्चर होने से पहले जियान टियर 5 की पिल को ऑलरेडी रिफाइन कर पाता था। वहीं भी जियान अपने हार्ड वर्क पर रिलाई करते हुए यहाँ तक आ गया है कि अब वो टियर 7 की पिल्स को भी रिफाइन कर सकता है। ऑल्दो जियान का हार्ड वर्क यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर रहा है लेकिन उसके टैलेंट को भी हमें क्रिटिकल इंपोर्टेंस देना चाहिए। जब जियान ने 20 दिनों तक लगातार पिल रिफाइनमेंट करी उसे एक सरप्राइजिंग बात मालूम पड़ी थी। वो डिस्कवर करता है कि उसकी बॉडी की दुखी स्लोली ग्रो कर रही है। खैर थोड़ा सा सोचने के बाद उसे समझ में आ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिल रिफाइनमेंट एक ऐसा टास्क है जिसमें रिफाइनर की दुखी लगातार एग्जॉस्ट होती है। इस तरीके का एग्जॉस्शन किसी की दुखी और मेंटल स्ट्रेंथ पे बर्डन है। इस वजह से जब इस प्रोसेस के दौरान जियान की दुखी एग्जॉस्ट हो जाती थी जियान का ट्रेनिंग मोड एक्टिवेट हो जाया करता था। अपनी दुखी को रिकवर करने के बाद वो पिल रिफाइनमेंट कंटिन्यू करता था। जब इस तरीके की एग्जॉस्शन और रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उसकी दुखी ग्रो हो रही है। थोड़ी देर तक स्टोन प्लेटफॉर्म में बैठने के बाद जियान अपनी दुखी को रिकवर करता है जिसके बाद ही उसने अपनी सांस को एक्सेल किया था। वो खुद से कहता है मेरी पिल रिफाइनिंग स्किल्स वहां तक पहुंच चुकी है जहाँ पे टियर 7 लो ग्रेड के सक्सेसफुल रिफाइनिंग चांसेस काफी हाई हैं। अगर हम बात करें टियर 7 मिडिल ग्रेड मेडिसिनल पिल्स की तो फिर उसका सक्सेस रेट थोड़ा सा लो हो जाएगा बट इसे पॉसिबल बोल सकते हैं। ये पिल रिफाइनिंग
फाइटिंग एबिलिटीज नेचुरली कई टीयर 7 के अल्केमिस्ट से अच्छी हैं, फिर भी ये इनसफिशिएंट है। अगर जियान इस लेवल की एल्केमी गैदरिंग में टॉप 10 में आना चाहता है तो ये बात काफी ऑब्वियस है कि वो टीयर 7 की मिडिल ग्रेड पिल पे रिलाय नहीं कर सकता। जियान की गैस के हिसाब से वो एटलीस्ट अब थोड़ा सेफ फील करेगा जब उसके पास टीयर 7 हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करने का कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि तभी टॉप 10 में एंट्री करने की थोड़ी सी एश्योरिटी होगी। हम उसकी फिस्ट को टाइट होते हुए देखते हैं, वहीं पे उसकी आंखों में एक रूथलेस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। जियान कहता है 7th टीयर हाई ग्रेड, हाँ ये सिर्फ 7th टीयर की हाई ग्रेड है। वो बिलीव नहीं करता था कि वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश होता है वो अपने हाथ को आगे करके ग्रैब करता है। एक जेट बॉक्स जो कि मेडिसिन इंग्रेडिएंट से भरा हुआ था वो पुल होके उसके हाथ में आ गया था। हाथ को वेव करते ही उसके अंदर के सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बाहर आ गए थे। वेल एक्चुअली में जियान के सामने फ्लोट कर रहे थे। ये एमिट करते हैं एक डेंस मेडिसिन फ्रेग्रेंस को। फाइनली जियान एक गहरी सांस को इनहेल करता है। जैसे उसने फ्लिक किया था ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं कर्डन के अंदर। ऐसा करने के बाद जियान चेंज करने लगा था अपनी हैंड सील्स को। कर्डन के अंदर की वो ग्लेज लोटस हार्ड फ्लेम एकदम रोर करती है। जियान जिस पागलपन से मेटल पे रिफाइनमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था इसने यीजोंग और बाकी के लोगों को भी चिंता में डाल दिया था। ये लोग साथ में साई करते हैं। लगता है इतनी कम उम्र में जियान की जो एबिलिटीज हैं वो किसी की खैरात नहीं है। अगर हम जियान की क्रेजी पिल रिफाइनिंग को कंपेयर करें तो ई क्लैन के यंगर जनरेशन के मेंबर्स उसके सामने सच में ट्रैश लगते हैं। जियान की पिल रिफाइनिंग रिट्रीट लास्ट करती है 1 महीने के लिए। इस 1 महीने में जियान ने चैम्बर के बाहर अपना कदम नहीं रखा था। खैर उसके रिजल्ट भी डेजलिंग थे। जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस आगे जाती रही उसकी स्टोरी में टीयर 7 की लो ग्रेड और टीयर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल्स की नंबर्स भी बढ़ते गए। भले उसने कई फेलियर्स का सामना करा हो, अब वो टीयर 7 हाई ग्रेड की पिल्स को भी रिफाइन करने में थोड़ा अडेप्ट हो गया था। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर जियान अपनी पीक कंडीशन में हो तो वो 7th टीयर की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकता है। अचानक से पिल रिफाइनमेंट रूम के बाहर से एक बेल की आवाज आती है। जियान का पिल रिफाइनिंग स्टेट भी इसने तोड़ दिया था। एक पल के लिए तो वो स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। वो जानता था कि इस बेल का मतलब है कि ई क्लैन के ऊपर कोई इमरजेंसी आई है। जियान की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। वो कहता है क्या ई क्लैन को कुछ हो गया है। वो फटाक से खड़े होकर रिफाइनिंग रूम का डोर खोलता है, क्योंकि अब उसने ऑलरेडी ई क्लैन की हेल्प करने का प्रॉमिस कर दिया है। तो फिर बीच में अगर ई क्लैन को कुछ होता है जियान मैटर को साइड में खड़े होकर बस देख नहीं सकता। और तो जियान को पता था कि उसने ई क्लैन के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का काफी बड़ा पोर्शन यूज कर लिया है। इस वजह से वो थोड़ा गिल्टी फील करता है। आखिरकार ई क्लैन ने अपनी सारी की सारी होप्स जियान पे लगा के रखी हैं। जियान पिल रिफाइनमेंट रूम से जस्ट बाहर आया ही था तभी उसे लिटिल फेई डॉक्टर दिखाई देती है। जियान पूछता है क्या हुआ। एजिटेटेड जियान को देख के लिटिल फेई डॉक्टर भी अपने हाथ फैला लेती है। वो कहती है फिर से ई क्लैन के ऊपर मुसीबत आ गई है। जियान कहता है अब किसकी हिम्मत होगी ई क्लैन के लिए ट्रबल क्रिएट करने की। जब उसकी आंखें चारों तरफ देखती हैं तो वो डिस्कवर करता है कि जो गार्ड्स यहाँ पे खड़े हुए होते थे अब वो भी यहाँ से जा चुके हैं। क्लियरली इस बार वाली परेशानी भी छोटी नहीं है। बस जियान इस बारे में सोच के काफी स्ट्रेंज फील कर रहा था कि आखिर उस बड़ी सी बैटल के बाद किसी की ई क्लैन के लिए मुसीबतें बढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई। इन लोगों की आइडेंटिटी क्या है। लिटिल फेई डॉक्टर जियान के चेहरे को देख के समझ गई थी वो क्या सोच रहा है। वो कहती है इस बार जो फैक्शन आया है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वो हंस के कहती है साओ क्लैन, ये उन्हीं 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है। जियान अपनी आईब्रोज को नेट करके बोलता है साओ क्लैन। ऑफ कोर्स उसने भी पिलरियन के 5 ग्रेट क्लैंस के बारे में सुना था। ये साओ क्लैन उनमें से एक है। ऑफ कोर्स इसको डिक्लाइनिंग ई क्लैन से कंपेयर नहीं करा जा सकता। साओ क्लैन में टैलेंटेड एल्केमिस्ट की कोई कमी नहीं है। इस वजह से साओ क्लैन की रेपुटेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम डैन क्लैन को छोड़ दें जो कि हमेशा लो प्रोफाइल रखता है तो 5 ग्रेट क्लैंस में से ये साओ क्लैन ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तो ये साओ क्लैन पिल टावर के अपर एशेलॉन्स में से कंसिडर किया जा सकता है। इस बैकिंग के साथ इवन आइस रिवर वैली भी इनके साथ अच्छे से बिहेव करेगी। आफ्टर ऑल सेंट्रल प्लेन्स में सभी पिल टावर की एबिलिटीज को जानते थे। इसी वजह से साओ क्लैन राइज हो रहा था। पिलरियन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसे डिक्लाइनिंग ई क्लैन से कंपेयर करें तो इन दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। यह थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है इस बार ये साओ क्लैन यहाँ पे क्या करने आया है। लिटिल फेई डॉक्टर एक्सप्लेन करते हुए बोलती है ये मामला शिंगलैन की मैरिज से रिलेटेड है। जब ई क्लैन बहुत डेस्परेट सिचुएशन में था तब इनके एल्डर्स ने शिंगलैन की साओ क्लैन में शादी करने की बात करी थी। बदले में साओ क्लैन टेस्ट को पास करने में इनकी हेल्प करेगा। बट एंड में साओ क्लैन ई क्लैन को खा जाता, मतलब निगल जाता। इस वजह से जब हम यहाँ पे अराइव हुए तो ई क्लैन का ये प्लान चेंज हो गया। अब किसने सोचा था कि साओ क्लैन यहाँ पे अचानक से आ जाएगा और शिंगलैन को अपने साथ ले जाने की बात करेगा। पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान के एक्सप्रेशन सिंक हो जाते हैं। ये साओ क्लैन कुछ ज्यादा ही डीट बन रहा है। ऊपर से तो शिंगलैन की शादी की बातें कर रहे हैं लेकिन इनका मोटिव है ई क्लैन को सॉलो करना। जियान कहता है ओल्ड मिस्टर ये कहाँ पे है। शिंगलैन कहती है वो ऑलरेडी ई क्लैन के साथ खड़े हुए हैं जिससे साओ क्लैन कोई फोर्स का यूज न कर सके। जियान नोट करता है। एक बार गहराई से सोचने के बाद जियान जाने लगा था कोर्टयार्ड के बाहर। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ ये साओ क्लैन कितना ग्रेट है। किसी इंसान पर डकैती डाल के उसे खींच के ले जाना, ये मामला तो मैंने पहली बार सुना है। लिटिल फेई डॉक्टर स्माइल करके
करके अपने सर को नीचे करती है। वो जियान को जेंटली फॉलो करने लगी थी। इस समय ई क्लैन का जो फ्रंट यार्ड था उसके सामने कई फिगर्स की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ का माहौल काफी इंटेंस लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे किसी भी समय फाइट शुरू हो जाएगी। वेल फ्रंट यार्ड को 2 लाइन्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तरफ तो ई क्लैन के लोग खड़े हुए थे, वहीं पे दूसरी तरफ थे 100 लोग जिन्होंने रेड कलर की रोब्स को पहन रखा होता है। ये लोग स्ट्रेट खड़े हुए थे और इनके और काफी डोमिनेटिंग थे। जब इनकी आंखें ई क्लैन के मेंबर्स को देखती हैं तो उनमें एक सुपीरियरिटी अलग से देखी जा सकती है। ऑफ कोर्स साओ क्लैन की जो करंट पोजीशन है उससे ई क्लैन कैसे कंपेयर कर सकता है। साओ क्लैन के ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं 2 बुड्ढे। इन दोनों के चेहरों पे डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे। इनकी बॉडी से लगातार मियास्टिक और रिलीज होता है। वहीं पे इनके हाथ थे स्लीव्स के अंदर। नेचुरली ये दोनों ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं कि सबसे ज्यादा ध्यान को यही आकर्षित कर रहे हैं। हमारा ध्यान जाता है एक ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन और एक पर्पल रोब्ड यंग मैन के ऊपर। ये ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन काफी ओल्ड लग रहा था। इस बुड्ढे के चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया को टाटा बाय बाय कहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सबके सामने खड़ा हुआ है कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इसकी पोजीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वहीं पे जो शार्प आई साइट्स को रखते हैं वो क्लियरली सेंस कर पाएंगे कि ओल्ड मैन एक डेंजरस ऑरे को पोजेस करता है। इस ऑरे से वो दोनों रेड रोब्ड ओल्ड मैन भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा ध्यान जाता है उस पर्पल रोब्ड यंग मैन के ऊपर। ये देखने में थोड़ा सा हैंडसम लगता है लेकिन उसके थोड़े से हैंडसम चेहरे पे काफी हॉटीनेस दिखाई देती है। ऑफ कोर्स जैसे लोगों की नजरें जाती हैं इसके चेस्ट पे लगे बैज के ऊपर वो समझ जाएंगे कि इसके पास एरोगेंट बिहेव करने की क्वालिफिकेशंस हैं। इस बैज का रंग पेल ब्लू होता है। ऐसा लगता है जैसे ये फायर से लगातार बर्न हो रहा है। इस फायर के इंटीरियर में होता है एक बड़ा सा टावर। वहीं पे इस बैज पे दिखाई देते हैं 7 पर्पल गोल्ड ब्राइट स्टार्स। इसका क्लियर मतलब होता है टियर 7 का एल्केमिस्ट। और तो इस एल्केमिस्ट बैज को पिल टावर ने इशू किया था। ये यंग मैन जिसकी एज 30 से कम लग रही है वो एक्चुअली में एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट है। सीन शिफ्ट होता है यीजोंग की तरफ। वो डिमांड करते हुए बोलते हैं यंग मास्टर साओडेन उस एग्रीमेंट को रिवोक करने में हमारे ई क्लैन की सच में गलती है। लेकिन तब तुम्हारे साओ क्लैन ने कुछ भी नहीं बोला था। फिर अब तुम लोग इतनी फैनफेयर को लेकर यहाँ पे क्यों आ गए हो? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे एक्शंस का मतलब क्या है? यीजोंग माहौल को देख के सेंस कर पा रहे थे कि इनके इंटेंट सही नहीं है। अभी उनके एक्सप्रेशन अगली थे। वो यंग मैन जिसने पर्पल कलर की एल्केमिस्ट रोब्स को पहन रखा होता है हम उसे स्माइल करते हुए देखते हैं। वो कहता है ही एल्ड यीजोंग आप कैसी जोक से वरी बात कर रहे हो? आखिर मैरिज एग्रीमेंट को इतनी आसानी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है? पहले तुम्हारे ई क्लैन ने खुद इनिशिएटिव लेके इसे हमारे साओ क्लैन को प्रपोज किया था। अब क्योंकि तुम लोगों ने इसे इस तरीके से रिवोक कर दिया है तो मेरा साओ क्लैन बाहरी दुनिया को कैसे मुंह दिखाएगा? वो हाथ को क्लेंच करता है जिससे फ्लेम का विस्प आ जाता है। साओडेन यीजोंग को देख के बोलता है क्या एल्डर यीजोंग आप जानबूझ के हमारे साओ क्लैन के साथ खेल रहे हो? ये सुन के यीजोंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। साओडेन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख शिंगलिन जिसका चेहरा भी ऑलरेडी ग्रीन हो चुका था वो और सह नहीं पाती। वो कहती है साओडेन यहाँ पे तुम्हें लॉजिक को ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। सभी तुम्हारे साओ क्लैन के एम्बिशंस को अच्छे से जानते हैं। तो हमारे ई क्लैन को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं उस मामले को एक्सक्यूज के रूप में यूज करने की जरूरत नहीं है। वो यंग मैन शिंगलिन को देख के हंसने लगता है। वो कहता है शिंगलिन तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा फियांसे हूँ। आखिर तुम सबके सामने मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? चलो जैसे ही तुम फ्यूचर में साओ क्लैन में आती हो मैं तुम्हें अच्छे से बिहेव करना सिखाऊंगा। यीजोंग के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर साओडेन वो मैरिज प्रपोजल अपने शुरुआती स्टेज पे था। तब बस मैरिज की बातचीत चल रही थी। हमारी तरफ से कोई भी एक्चुअल डिसीजन नहीं लिया गया है। इस वजह से हमारे ई क्लैन के पास राइट है कि हम इस एग्रीमेंट को रिवोक कर सकते हैं। शिंगलिन तुम्हारे साओ क्लैन में फ्यूचर में शादी नहीं करेगी। हम इस मैटर को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर साओडेन फ्यूचर में हमें परेशान न करें। यीजोंग के शब्दों को सुन के साओडेन अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है हाँ लगता है ई क्लैन के पास अब भी कुछ एबिलिटी बची हुई है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम पिल टावर की एल्डर सीट को वापस पा सकते हो? ओ हाँ तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि उस बिग बैटल की वजह से तुम्हारी ई क्लैन की इज्जत बढ़ गई है? क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा साओ क्लैन आइस एवर वैली नहीं है। एंड तक बोलते बोलते साओडेन की आवाज डेंस हो गई थी। साओडेन के इन पैनी शब्दों को सुन के यीजोंग का चेहरा ग्रीन हो जाता है लेकिन वो उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कुछ नहीं बोलते। पिछले कुछ सालों में साओ क्लैन ने अच्छे एल्केमिस्ट को प्रोड्यूस किया है। इनकी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की एबिलिटी आइस एवर वैली से भी अच्छी है। और तो और इन लोगों ने कई बार डोजन लेवल के अल्टीमेट एक्सपर्ट्स की प्यूरिफाइंग में हेल्प करी है। इस फेवर की वजह से वो लोग साओ क्लैन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हो सकता है कि आइस एवर वैली भी उनसे कंपेयर न कर सके। तभी उस ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन की खांसने की आवाज आती है जो अभी तक बोला नहीं था। वो कहता है यीजोंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वापस नहीं लिए जा सकते। क्योंकि तुमने मैरिज की बात करी है तो इस मैरिज एग्रीमेंट को रिवोक करने पे हमारे साओ क्लैन की बहुत बदनामी होगी। और तो और इस मैरिज की वजह से तुम्हारी ई क्लैन की भी काफी हेल्प होगी। हम आज अपने क्लैन के हेड के ऑर्डर्स पे यहाँ पे आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें शिंगलिन को यहाँ से ले जाना है। ये सुन के यीजोंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है लेकिन जब वो इस ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में एक हल्का सा फियर था। वो एक बिटर आवाज में कहते हैं इवन लुई जुनजे को भी यहाँ पे आना पड़ा है।
है। लगता है आप सभी हमारे ई क्लैन के बारे में काफी हाईली सोचते हो। भले इस मैरिज की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हमें काफी जल्दी अपने सरनेम ई को साउ से रिप्लेस करना होगा। इस वजह से हम आपकी बात नहीं मान सकते। वो ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन जब ये सुनता है तो अपना सिर हिलाने लगता है। अचानक से उसने एक कदम आगे लिया था। उसके ऐसा करने पे उसका फ्राइटनिंग ऑरा रिलीज हो गया था। ये सैलाब की तरह फैलना शुरू हो जाता है। इस चीज को सेंस करके ई क्लैन के वीकर मेंबर्स के चेहरे एकदम सफेद हो गए थे। लेकिन जैसे इस ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन का ऑरा इरप्ट हुआ था, ईजों के सामने एक और एल्डरली फिगर आके अपीयर होता है। वो अपने कदम को नीचे पटकता है, जिससे एक इंडिविजुअल रिपल बहुत ही तेजी से फैलने लगती है। एट द सेम टाइम एक और शॉकिंग ऑरा रिलीज हुआ था, जिससे उस ग्रे रोड ओल्ड मैन का ऑरा ब्लॉक हो जाता है। ऑफ कोर्स जो अपीयर हुए थे वो नेचुरली टियानो जुंजे थे। उनकी आंखें लॉक होती हैं उस ग्रे रोड ओल्ड मैन की तरफ। वो कहते हैं भले ये साउ क्लैन थोड़ा पावरफुल हो गया हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ से दूसरे लोगों को बुली करना सही बात नहीं है। टियानो जुंजे की सडन अपीयरेंस की वजह से उस ओल्ड मैन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है एक दोजुन। उस साउडन का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया था। वो अपने हाथों को कव करके एक डीप आवाज में कहता है, सीनियर मेरा नाम साउडन है। आज का ये मैटर हमारे साउ क्लैन और ई क्लैन के बीच का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें इंटरव्यू नहीं करोगे। अगर फ्यूचर में आपको पिल रिफाइनमेंट की जरूरत पड़ती है तो हमारा साउ क्लैन आपकी पूरी हेल्प करेगा। दोजुन को फेस करते हुए किसी नॉर्मल इंसान की तरह ये कोई फियर शो नहीं कर रहा था। साउ क्लैन की पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज के साथ वो किसी न किसी दोजुन की हेल्प करते ही रहते थे, क्योंकि साउडन भी कई दोजुन से मिल चुका था। इस वजह से वो कोई डर फील नहीं करता। लेकिन साउडन की इस बात को सुन के टियानो जुंजे स्माइल करते हैं। वो कहते हैं पिल रिफाइनिंग। वो हल्के से रिप्लाई करते हुए कहते हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर मैं पिल्स को रिफाइन करवाना चाहता हूँ तो नेचुरली मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, और तो और उसने ही मुझे टास्क दिया है जिसकी वजह से मैं ई क्लैन को गार्ड कर रहा हूँ। आखिर में इंटरवीन कैसे नहीं करता। जब टियानो जुंजे साउ क्लैन को कोई फेस नहीं देते तो साउडन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो एक सोलम आवाज में वार्न करते हुए बोलता है, हम यहाँ पे अपने क्लैन हेड के ऑर्डर्स की वजह से आए हैं। उस इंसान को हमारे साथ जाना ही होगा। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, वरना रोकने वाला हमारे साउ क्लैन का एनिमी होगा। साउडन के इस थ्रेट को सुन के ई क्लैन के मेंबर्स के एक्सप्रेशन अगली हो गए थे। जब ये हॉल साइलेंस मोड में चला गया था तभी किसी की रिडिक्यूल से भरी आवाज आती है। इस आवाज की वजह से शिंगलैन, यीजोंग और बाकी के सभी लोग स्टार्टल्ड हो गए थे, लेकिन रिकवर होते ही उनके चेहरे को कवर कर लिया था जॉय ने। जियान कहता है, हाँ ये साउ क्लैन बहुत इम्पोजिंग लग रहा है, लेकिन आज मैं इस इंसान को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। वेल जियान किस तरीके से शिंगलैन को प्रोटेक्ट करने वाला है ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर यहाँ पे क्लूज या फिर हिंट्स की बिल्कुल कमी नहीं है। पहले तो बात हो रही है पिल सिटी में। जियान प्रैक्टिस कर रहा था पिल रिफाइनिंग की, और ये सामने खड़ा साउ क्लैन भी अपने आप को बहुत बड़ा पिल रिफाइनर समझता है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि जियान किस तरीके से शिंगलैन को प्रोटेक्ट करेगा। खैर क्या तुम सबने एक और बात नोटिस करी, जहाँ पे एक समय पे दो हुआंग को भी देखना मुश्किल हो जाता था, अब लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं दोजुन लेवल के एक्सपर्ट्स को। ये चीज सिग्निफाई करती है कि मामला कितना आगे जा चुका है। खैर हमें दोशेंग लेवल का लेजेंडरी एग्जिस्टेंस कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में सोच के तो आपके साथ मैं भी एक्साइटेड हूँ। खैर वो तो रही बात काफी फ्यूचर की, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुमने गैस कर ही लिया होगा, तो हाँ सही कह रहे हो। हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में साउडन और जियान के बीच की बैट के बारे में जानेंगे। बीच में क्या होने वाला ये तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एंड में जाके हम जानेंगे साउ क्लैन की विच के बारे में। अब इस पूरे मामले को देखने के लिए तो आपको वेट करना होगा, लेकिन अगर वेट नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 7500 लाइक्स का। अगर इस शाम तक कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो आज ही देखने को मिल जाएगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। अच्छा मुझे ये भी बताना, क्या BTTH के बाद मैं एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करूं जिसकी स्टोरी BTTH से भी बहुत खतरनाक है, बट इशू ये है कि अभी उसका एनिमेशन कोई बना नहीं है। लोग अपने अपने गेसेस को भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं भी देखूं तुम में से किसने मेरी तरह नोवेल में PhD हासिल कर रखी है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वेट ना करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा करने से तुम हेल गार्डन फैमिली का तो पार्ट बनोगे, साथ ही में एकदम औसम सा कंटेंट तुम्हें लगातार मिलता रहेगा। चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हो। अगर इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक करके देख लो, राइट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। तो फिर वेट ना करके फटाफट से क्लिक करो। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।